महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। उनका कहना है कि सरकार ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया वो कदम सराहनीय है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की है, देखिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से हमारे सहयोगी विकास भदौरिया की बातचीत, जिसपे वो कह रहे हैं कि आम सहमति से पारित हो जाएगा बिल। ये उम्मीद अनुप्रिया पटेल को है कि सर्वसम्मति बन जाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सर्वसम्मति से अगर ये बिल पास होगा तो फिर नई शक्ति इससे देश को मिलेगी। सरकार ने महिलाओं की चिंता की है, ये कहना है अनुप्रिया पटेल का। महिला आरक्षण विषय पुराना, जो अब मोदी सरकार में अपनी मंजिल तक पहुंचता नजर आ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात को कहा गया था कि इस पवित्र काम के लिए शायद उन्हीं को चुना गया है। लंबे वक्त से जो सरकार काम नहीं कर पाई है, कोई भी सरकार जो काम नहीं कर पाई है, वो काम अब मोदी सरकार के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से बिल कल पेश कर दिया गया है। आज इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये चर्चा होगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो उम्मीद जता रही हैं कि आम सहमति से बिल पास हो जाएगा, सुनिए जरा। तो सुबह के नाश्ते पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। और देखिए, सुबह के नाश्ते में स्प्राउट है, पोहा है और ये साथ में इडली है और चाय। तो देखिए, पूरे भारत के अलग अलग इलाके का यहाँ पर नाश्ता है। और अनुप्रिया जी फिटनेस फ्री की मिनिस्टर मानी जाती हैं और पार्लियामेंट में बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, सांसद और मंत्री, जो तारीफ़ करते हैं कि फ़िटनेस हो तो अनुप्रिया जैसी। लेकिन अनुप्रिया जी, अब फिटनेस की बारी आ गई है विमेंस वोटर की, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा है, महिला आरक्षण बिल। तो इसमें जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें सही तरीके से, सही मायनों में, सही अनुपात में महिलाओं को जगह मिलेगी, उनको फिट किया जाएगा। आपको लगता है ये बिल पास हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे शोर उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, पास होने में तो जो संख्या बल की स्थिति है उसमें कहीं कोई अंदेशा नहीं है। बिल तो पास होगा। 27 वर्षों से ये बिल लटका हुआ है। 1996 से लेकर 2010 तक निरंतर प्रयास हुए, लेकिन हम इसे पास नहीं करा पाए। फिलहाल आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, हाउस में जो संख्या बल है, उसको देखते हुए इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप आ जाते हैं हम विपक्ष की आपत्ति पर, तो उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। देखिए, विपक्ष का क्या है कि श्रेय भी लेने की होड़ है, फिर बीच में किंतु परंतु भी है। अब जब हमने इस विशेष सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, नियमता बुलाई जाती है, तो उसमें कितने सारे दलों ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लाइए। अब जब सरकार ले आई है तो आप उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकार नहीं लाती तो आप कहते हैं कि देखिए, सरकार महिला विरोधी है, सरकार बिल नहीं लाई। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है कि भारत की राजनीति में एक नए किस्म का परिवर्तन हम देख रहे हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा, वोट तो हमेशा से करती आई हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई हैं अपने राइट्स को लेकर, वोटिंग राइट्स को लेकर। उनका जो मतदान प्रतिशत है बड़ा है, बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही हैं आज वोट डालने में। तो महिलाएं कॉन्शियस क्लास ऑफ वोटर हो गई हैं। तो हर तय कर रही है कि किसको वोट देना है। तो ऐसा भी नहीं है कि जहां कह दिया गया, पुरुष ने कह दिया तो वहां कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो कॉन्शियस हो रही है, इसलिए एक नए किस्म की जो वोटर क्लास है, इसका आकर्षण भी हर राजनीतिक दल में है। तो इसलिए अब बिल तो पास होना है, सबको मालूम है। तो श्रेय लेने की भी होड़ है, तो बीच में कहीं कहीं आपत्ति भी है। तो मुझे लगता है कि उनको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, एक भारत जो है वो ऐसा देश है जो कहता है नारी तू नारायणी, और इतना लंबा समय लग गया, 27 साल लग गए, आज ऐसी परिस्थिति बनी है। श्रेय की होड़ में हम नहीं पड़ते। हम सबको सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहिए, खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। और इसमें आगे जो भी चुनौतियां हैं उसको भी हम अलग ढंग से एड्रेस करेंगे, लेकिन एक शुरुआत हो, इतना ही मैं कहूँगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बिल तो ठीक है, आपने जो पुराना बिल था उसी को लेके आना चाहिए था। उसमें जो संशोधन करने थे वो सरकार ये कर लेती। और सबसे बड़ी आपत्ति विपक्ष की ये है कि ये जुमला है। ये बिल जो है आज आप पास करा लेंगे, लेकिन लागू होगा 2029 से। तो उसी समय पास कराते, अभी से पास करा के आपने अपने पॉकेट में क्यों रख लिया है? देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि आप फिर सर्वदलीय बैठक में ये विषय क्यों उठा रहे थे। यानी
आपको सर्वदलीय बैठक में आपको पता है ना 2024 में चुनाव है, तो इस वक्त आपको उठाना नहीं चाहिए था, आपने उठाया। अब आपकी इच्छा के अनुरूप हम ले भी आए तो अब आप कह रहे हो चुनावी जुमला है। तो बात इसलिए कह रहे हैं कि 5 साल बाद होगा, आप देखिए पकड़ा देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप इस बिल को लेकर आए हैं तो अब हमें एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी है। 151 सीटें हमें एडिशनल क्रिएट करनी है। 181 तो अब उसकी एक जो प्रक्रिया है, हम आर्बिट्रेरली तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब उसकी एक जो प्रक्रिया है, हम आर्बिट्रेरली तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हमको सेंसस की एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद जो जनगणना के प्रामाणिक आंकड़े आएंगे उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन की, परिसीमन की एक्सरसाइज करेंगे, उसके आधार पे फिर हम एक जो एडिशनल सीट्स हमें क्रिएट करनी है तो वो करेंगे। मैं कह रही हूँ कि इसमें आज एक शुरुआत हुई है, इसमें समय लगेगा, हमें इसका लाभ कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन शुरुआत तो गलत नहीं है ना। तो शुरुआत में तो हमें कम से कम एक सकारात्मक विचार से चलना चाहिए। बाकी जो प्रक्रिया है उसका पालन तो आपकी सरकार होती तो वो भी करती, वो हमें भी करना है। और आपकी एनडीए में ही कुछ नेताओं का ये कहना था कि परिसीमन की प्रक्रिया से बचकर इसको इमीडिएट लागू किया जा सकता था। आप दोहरी मेंबरशिप पे चले जाते, जो 1952 तक व्यवस्था थी कि एक सीट पे एक महिला एक पुरुष को चुना जाता था, तो 181 सीटें इसी चुनाव से बढ़ सकती हैं। देखिए ऐसा है कि किसी भी विषय पर बहुत सारे तर्क, बहुत सारे लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। हमें लगता है हमारी सरकार ने जो सोचा है कि वो तरीका सही है कि हम पहले सेंसस की एक्सरसाइज करें, हमारे पास सारे प्रामाणिक आंकड़े आए और उसके बाद हम परिसीमन करके इसको लागू करें। इसे हड़बड़ाहट में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सोच समझ के, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत प्लान तरीके से, सिस्टमैटिकली हमें इसे लागू करना चाहिए। और विद्वान और ज्ञानी लोग तो बहुत हैं देश में, तो बहुत सारे लोगों का ज्ञान हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमने तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। जी, एक राज्यसभा में बहुत टाइट होगा ये, क्योंकि विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने ये कह दिया है कि आप बिल लाएं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। आपने इसमें ओबीसी का कोटा नहीं रखा है। आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं के बीच जब ये आरक्षण लागू हो तो ओबीसी का भी कोटा होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ओबीसी महिलाओं का कोटा का या एससी एसटी महिलाओं का कोटा का जो विषय उठ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये इस विषय में कोई कुछ गलत है। हम देखें तो महिलाएं, हमें ऐसे समझना चाहिए कि महिलाएं कोई होमोजीनस ग्रुप नहीं है, महिलाएं एक हेट्रोजीनस ग्रुप हैं। हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो अलग अलग कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, अलग अलग मजहब से, रिलीजन से आती हैं, अलग अलग उनका लिटरेसी लेवल होता है, शैक्षणिक स्तर भी अलग होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवारों के अंदर का माहौल, पर्सपेक्टिव्स, सोच विचार भी अलग होता है। महिलाएं अलग अलग इनकम ग्रुप से भी आती हैं, एक बहुत संपन्न परिवार से आएगी, एक मिडिल इनकम से आएगी, एक लोअर इनकम से आएगी, एक लोएस्ट लेवल से आएगी। तो महिलाएं अपने आप में एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। और इसमें यह भी सच है कि जो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग की महिलाएं हैं और जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनके जीवन की समस्याएं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को एक जो हम अलग दृष्टिकोण ला रहे हैं कि ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है, महिलाओं को हमें अलग से प्रतिनिधित्व देना चाहिए, मैं इस दृष्टिकोण से असहमत नहीं हूँ। साथ में मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण विधेयक ही एक लास्ट सोल्यूशन नहीं है। देखिए, हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये एक सोशल प्रॉब्लम है, हमें इसे सोशली भी एड्रेस करना है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर संगठन से लेकर टिकट के बंटवारे तक इसकी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि इस बिल को हम ले भी आए, इसमें प्रोविजंस कर भी दे, अगर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का ढांचा नहीं सुधार रहे, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दे रहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तब भी इसका कोई उपयोग नहीं होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो जो कानून बनने जा रहा है, ये मिनिमम आपको एक नंबर ऑफ विमेन्स मेंबर्स को डिसाइड कर देगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे नंबर को और बढ़ा सकती है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की अगर सोच, रवैया नहीं बदलेगा, अगर हमारे परिवारों के अंदर का, समाज के भीतर का नज़रिया महिलाओं के प्रति नहीं बदलेगा, तो कोई भी बिल, कोई भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप पंचायत और जिला परिषद के या नगर के वार्डों के चुनाव देख लीजिए। हमारे यहाँ क्या बड़ी प्रॉब्लम है
हमारे यहाँ पति बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। मतलब चुनाव लड़ रही है महिला वार्ड का, चुनाव लड़ रही है प्रधान का महिला या जिला परिषद का महिला, मैं देखती हूँ पोस्टर में बड़ा बड़ा फोटो, जो पति होते हैं वो अपना ठोक देते हैं। तो महिला चुनाव लड़ रही है, फिर भी पुरुष को उसमें अपना पूरा से चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप महिलाओं को आगे लाना चाहते हो, लेकिन उनके हाथों में कमान ना हो, पीछे से हम डोर पकड़े रहेंगे। सरपंच पति या ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, रबर स्टैंप, ये सारी दुविधाएं हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सोशल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और इसके लिए हमें अपने परिवारों के भीतर भी माहौल बदलना है, हमें लिटरेसी भी बढ़ानी है। मतलब प्रयास हमारे बड़े ऑल राउंडेड होने चाहिए, तब कुल मिला के जो इसका उद्देश्य है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि ये बिल अभी पास हो रहा है, 5 साल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे, जागरूक किया जाएगा, घर में भी माहौल बदला जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी और उसके बाद मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा देश को, इसलिए 5 साल बाद लागू किया जा रहा है। देखिए, मैं कह नहीं रही हूँ कि इस सोच के साथ इसको आगे के लिए प्लान किया गया, लेकिन जो मैं अपनी समझ से जितना मैंने भी अभी 14-15 साल हो गए मुझे राजनीति में, जो मैंने ज़मीनी स्तर पे देखी हैं बातें, मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट में पास होने के बाद हर गांव, हर घर, हर चट्टी, हर चौराहे, हर मोहल्ले में इस पर चर्चाएं शुरू होंगी। तो जब इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चाएं होंगी तो इन चर्चाओं के मंथन के बीच में से ही सुधार का रास्ता भी निकलता है। तो विमेन को एम्पावर तो कर दो, लेकिन एम्पावर्ड विमेन को स्वीकार करने वाले मेंटली लिबरेटेड मेन भी तो चाहिए हमें। तो मानसिक रूप से जब तक पुरुष लिबरेटेड नहीं होंगे तो वो एम्पावर्ड विमेन उनके लिए समस्या बन जाएंगी और वो उनके लिए समस्या बने रहेंगे, यानी आइडियल फैमिली खराब हो जाएगी। तो सोसाइटी को भी एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस दौरान जो मैं समझ सकती हूँ कि ये चर्चाएं इतनी बढ़ेंगी कि कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें व्यापक स्तर पे मिलेगा। कुछ पार्टियों की तरफ से, एनडीए के अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है 2024 के चुनाव के लिए। जो कानून 2024 में लागू नहीं हो रहा, वो मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनाव के लिए कैसे हो सकता है? मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या क्या है? मोदी जी जो करते हैं सब कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। G20 किया मास्टर स्ट्रोक है, हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक है। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल है ये, इसको हम पारित भी कर ले जाएंगे और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। मानस पटल पे जाएगा ना, नारी तू नारायणी, हाँ नारी तू नारायणी, मतलब इम्पोर्टेंस मिल रही है, महत्व मिल रहा है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि महिला वोटर पे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन लागू होने में अभी समय है। तो 100% मैं कहूँ तो 100% तो अभी समय लगेगा, क्योंकि महिलाएं, मैंने आपसे कहा, बहुत कॉन्शियस है। तो ये भी देखेंगी, अभी बिल तो आया है लेकिन अल्टीमेटली अपने मुकाम को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी वो ऑब्जर्व करेंगी। तो वो क्लास भी है जो इतना अवेयर है, इतना तर्क वितर्क जानता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया पटेल जी। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल थी जिन्होंने महिला आरक्षण पर खुलकर बात की, अपनी बात भी कही, दूसरे दलों की बात भी समझाने की कोशिश की और ज़मीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो महिलाओं की स्थिति है वो इस बिल के ज़रिए कैसे मजबूत होगी वो भी बताई। बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर। तो महिला आरक्षण पर आधी आबादी के मन की बात भी हम आपको दिखा रहे हैं। आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में चर्चा। इसी बड़ी कवरेज के साथ फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।